Hi, this is Aditi Rana, and today we are starting class 6th NCERT History, Chapter 8 Vital Villages, Thriving Towns यानी खुशहाल भारत और समृद्ध शहर. Two major changes happens around this time. इस समय दो बड़े बदलाव हुए थे. फर्स्ट वॉज इंक्रीजिंग यूज ऑफ आयरन. पहला था लोहे के औजारों का बढ़ता हुआ प्रयोग. सेकंड था डेवलपमेंट इन फार्मिंग, मेनली इरिगेशन यानी कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए सिंचाई के नए नए तरीकों का इस्तेमाल. Now we will see this in detail. First is iron. Around 3000 years ago, the use of iron began in the subcontinent. लगभग 3000 साल पहले उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था. Around 2500 years ago, there is evidence of growing use of iron tools. करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते हुए प्रयोग के बारे में हमें प्रमाण मिले हैं. These include axes for clearing forest and iron प्लग शेयर्स. इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और हल शामिल हैं. द प्लग शेयर वॉज यूजफुल इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. जो लोहे के बने हुए फाल थे उनका इस्तेमाल कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता था. द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स फाउंड इन मेगालिथिक बुरियल्स. जो महापाषाण कब्र थी यानी कि आपने पहले पढ़ चुके हैं, बड़े बड़े पत्थर थे और उनके नीचे लोगों को दफनाया जाता था और उनके साथ ढेर सारे लोहे के औजार हथियार भी रख दिए जाते थे क्योंकि वो लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, एक जर्नी है. तो वहाँ से भी हमें बहुत सारे प्रमाण मिले हैं कि लोहे के औजार उस समय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे. डेवलपमेंट इन फार्मिंग यानी कि कृषि में विकास. व्हाट इंक्रीज प्रोडक्शन. जो कृषि होती थी उसमें हम ज़्यादा उपज यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे कर पाते थे उस समय में. न्यू टूल्स लाइक आयरन प्लग शेयर्स वर यूज्ड. पहली बात तो क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने लोहे के औजारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. सेकंड इज सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. हमने अपने यातायात के साधनों को भी बेहतर बनाया. जिस तरीके के यातायात साधन पहले इस्तेमाल होते थे यानी कि लोग पैदल चल के ही चले जाते थे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर, लेकिन अब वो जानवरों का यूज़ करते थे, उनकी पीठ पे बैठ के जाते थे या व्हील्स वाली कुछ डिवाइसेस यूज़ करते थे. तो इस तरीके से उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसे बेहतर बनाया. नेक्स्ट इज इरिगेशन यानी कि सिंचाई के भी नए नए तरीके वो यूज़ करते थे ताकि जो उपज है, जो प्रोडक्शन हो रहा है उनका एग्रीकल्चर में, वो ज़्यादा हो. फॉर एग्जाम्पल इरिगेशन वर्क बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूड सी. इस समय जो इरिगेशन होती थी तो उसमें यूज़ करी जाते थे टैंक्स, वेल्स, कैनाल्स, आर्टिफिशियल लेक्स यानी कि नहरों का इस्तेमाल होता था, कुएं का इस्तेमाल होता था और तालाबों का भी इस्तेमाल होता था और कृत्रिम जलाशयों का इस्तेमाल होता था. यू कैन सी दिस इन पिक. इस तरीके से टैंक भी इस्तेमाल की जाती थी इरिगेशन के लिए. यहाँ पे पानी को स्टोर कर रखा है, राइट. देन वेल्स का यूज़ होता था, कुओं का होता था, फिर नहरों का भी इस्तेमाल होता था और आर्टिफिशियल लेक यानी कि कृत्रिम जलाशयों का भी इस्तेमाल किया जाता था. हु लिव्ड इन द विलेज. गाँवों में कौन रहते थे. देयर वर एटलीस्ट 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेज. जो अधिकांश गाँव थे उनमें कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे. 3 तरह के यानी कि उन्हें डिवाइड कर दिया गया है उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग. बोथ इन द सदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों में. फॉर एग्जाम्पल ग्राम भोजक. दिस पोस्ट वॉज हेरिडिटी यानी कि एक गांव में 3 तरह के लोग रहते थे. तो पहला वाला है ग्राम भोजक. दिस पोस्ट वॉज हेरिडिटी. यूजली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन. अक्सर एक ही परिवार के जो लोग होते थे वह इस पद पर पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते थे यानी कि यह पद जो था वो अनुवांशिक था, हेरिडिटी था कि पिता के बाद पुत्र बनेगा और उसके बाद उसका पुत्र बनेगा, उसके बाद उसका पुत्र बनेगा. द ग्राम भोजक वॉज ऑफ्टन द लार्जेस्ट लैंड ओनर. ग्राम भोजक का जो पद था उसे दिया जाता था गांव में जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी. जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड. ज़्यादातर क्या होता था, इसके पास ज़मीन इतनी बड़ी होती थी कि इसके पास बहुत सारे मजदूर और दास होते थे जो उस ज़मीन पर काम करते थे. ही वॉज वेरी पावरफुल. वह बहुत प्रभावशाली होता था. सो ऑफन द किंग यूज्ड हिम फॉर टैक्सिंग फ्रॉम द विलेजर्स. तो राजा क्या करता था, ये इतना प्रभावशाली होता था, इतना पावरफुल होता था ग्राम भोजक कि इससे कहता था कि गांव वालों से टैक्स को वसूल करो. ही ऑल्सो फंक्शन एज द जज एंड समटाइम एज द पुलिसमैन. कई बार ये न्यायाधीश का भी कार्य कर लेता था और कई बार पुलिस की तरह भी काम करता था.
इन द सदर्न पार्ट इन द तमिल रीजन, अगर हम बात करें सदर्न पार्ट की यानी कि जो तमिल साइड का रीजन था, यहाँ पे वेल्ला कहा जाता था लार्ज लैंड ओनर को, यानी कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को, जिनके पास बहुत बड़ा ज़मीन का हिस्सा होता था, उन्हें कहा जाता था वेल्ला। और जो ऑर्डिनरी प्लगमैन होते थे यानी कि साधारण हल चलाने वाले, उन्हें कहा जाता था उणवार। जो कर्मकार या दास होते थे, यह वो होते थे जो लैंडलेस लेबरर होते थे, यानी कि इनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं थी, या ये दूसरों के दास होते थे और दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलाते थे। दीज तमिल वर्ड्स आर फाउंड इन संगम लिटरेचर। अभी जो हमने तमिल शब्द देखिए, फॉर एग्जाम्पल वेल्ला था और उणवार था, तो ये तमिल शब्द हैं, ये संगम साहित्य से मिले हैं। अब बात करते हैं संगम लिटरेचर की, यानी कि संगम साहित्य की। इट वॉज कंपोज अराउंड 2300 ईयर्स एगो, लगभग 2300 साल पहले इसकी रचना हुई थी। सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल आर कॉल्ड द संगम लिटरेचर। तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं उन्हीं को संगम साहित्य कहते हैं। वाई द नेम संगम, इसे संगम क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे वर प्रोबेबली कंपोज एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज पोइट्स नोन एज संगम्स हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुराई, क्योंकि शायद इनका कंपोजिशन यानी कि इन्हें तब बनाया गया होगा जब मदुरै के कवियों का सम्मेलन होता था, तो उसी समय इनका संग्रह किया गया होगा, तभी इन्हें कंपोज किया गया होगा। नेक्स्ट इज फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, नगर के बारे में जानकारी थ्रू स्टोरीज। अगर हमें किसी नगर के बारे में जानकारी चाहिए तो हम स्टोरीज के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल जातक कथा, स्टोरीज दैट वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। जो आम आदमी होता है किसी भी लोकल एरिया में, वो जो स्टोरी क्रिएट करता है उसी को जातक कथा कहते हैं। एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो जो लोकल ऑर्डिनरी पीपल थे वो ये कहानी बनाते थे, और इसके बाद इन कहानियों को क्या किया जाता था, जो बौद्ध भिक्खु होते थे वो इनका संकलन करते थे, यानी कि इसे स्टोर करके प्रिजर्व करके रखते थे। नेक्स्ट इज स्कल्पचर, यानी कि जो मूर्ति कला होती है वो भी डिपिक्ट करती है कि पीपल्स की लाइफ कैसी हुआ करती थी टाउन्स में, विलेजेस में, एज वेल एज इन द फॉरेस्ट, यानी कि जो प्राचीन नगर थे वहाँ का जीवन कैसा था, लोग गाँवों में, कस्बों में या जंगलों में किस तरीके से रहते थे, ये आप मूर्ति कला के नमूनों के द्वारा भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक इमेज दी हुई है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता था कहाँ पे, इमारतों की रेलिंग्स पे, पिलर्स पे और गेट्स पे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते जाते थे। नेक्स्ट, दे हैव बीन ऑल्सो फाउंड एट सांची, अ साइट विद स्तूपास इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की जो मूर्ति कला है वहाँ पे भी आपको क्या दिखाई देगा कि जो नॉर्मल लाइफ थी ऑर्डिनरी पीपल की, कि वो गाँव में कैसे रहते थे, कस्बों में कैसे रहते थे, जंगलों में कैसे रहते थे, डे टू डे क्या एक्टिविटी करते थे, तो ये पूरा पिक्चराइज किया हुआ है। नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजी, जो हमें अवशेष मिलते हैं चीज़ों के, उनके द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि पहले के ज़माने में लोग किस तरीके से सर्वाइव किया करते थे। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट दिस रिंग वेल्स। जैसा कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है ना, रिंग वेल्स। सी, रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग। सी, इन मैनी सिटीज़ आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड, अनेक शहरों में जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्हें वलय कूप मिले हैं। रोज ऑफ पॉट्स और सिरेमिक रिंग्स अरेंज वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, दीज आर नोन एज रिंग वेल्स। मिट्टी से बनाकर और फिर आग में इन्हें पकाया गया था, और गोल गोल स्ट्रक्चर था, यानी कि मिट्टी का पका हुआ एक रिंग रखा, उसके ऊपर एक और रिंग रखा, उसके ऊपर एक और रंग रखा। इसकी तरह लगातार आपको दिखाई दे रहे हैं कितने सारे रिंग्स हैं, है ना, ये एकदम पाइप की तरह स्ट्रक्चर सा आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से बनाते थे और इसे रिंग वेल्स कहा जाता था। दे सीम टू हैव यूज्ड एज टॉयलेट्स इन सम केसेस एंड एज ड्रेनेज एंड गार्बेज डंप्स। यह गुसल खाने में, नाली में या कूड़ेदान के लिए प्रयोग किए जाते थे। दीज रिंग वेल्स आर यूजली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेज। यहाँ पे जो लोगों के घरों के अवशेष मिले हैं तो वहाँ पे आपको ये रिंग वेल्स देखने को मिलेंगे। वी हैव हार्डली फाउंड एनी रिमेन्स ऑफ पैलेसेस, मार्केट्स और होम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। हमें बाज़ारों, महलों या आम घरों के जो अवशेष हैं वो बहुत ही कम मिले हैं। उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? मे बी दे वर मेड ऑफ वुड, मड, ब्रिक एंड हैच।
दैट्स वाई दे हैव नॉट सर्वाइव्ड। हो सकता है ये लकड़ी के बने हो, मिट्टी के, या कच्ची ईंटों के बने हो, या छप्पर लगा हो ऊपर, तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है। इसलिए हमें जो इनके अवशेष हैं, जो आम लोग रहते थे उनके घरों के अवशेष हैं, वो बहुत ही कम मिले हैं। नेक्स्ट, अगर हमें किसी जगह के बारे में जानना है तो ट्रैवलर्स भी हमें हेल्प करते हैं उस जगह के बारे में डिस्कवर करने में। फॉर एग्जांपल, अकाउंट्स ऑफ सेलर एंड ट्रैवलर्स, जो लोग नाविक होते हैं या फिर व्यापारी होते हैं, यात्री होते हैं, उनके द्वारा हमें एक जगह के बारे में पता पड़ता है। Another way to find out about early cities in this from the accounts of sailors and travelers who visited them। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए हुए नाविकों या यात्रियों के विवरण के द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। One of the most detailed account found was by an unknown Greek sailor। ऐसा ही एक विवरण मिला है किसी अज्ञात यूनानी नाविक का। He described all the ports he visited। उसने सभी जगहों का विवरण दिया जहाँ जहाँ वो गया था। हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ बरूच, बरूच का यूनानी नाम है बेरी गाजा। एक्सप्लेनेशन, बेरी गाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चलाना बहुत ही मुश्किल होता है और राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी मछुआरे ही यहाँ पे जहाज ले जा सकते हैं। बेरी गाजा में शराब, तांबा, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्कों का आयात होता है। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, रेशम तथा इत्र भी यहाँ से निर्यात होता है। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते हैं जिसमें चांदी के बर्तन, गायक, सुंदर औरतें और अच्छी शराब शामिल है। तो इस तरीके का हमें जो अकाउंट मिलते हैं, कोई ट्रैवल करके गया किसी जगह से, कोई नाविक गया, कोई मुसाफिर यात्री गया, व्यापारी गया, तो उन्होंने जो जो लिखा है, जो जो विवरण लिखा है कि हमारी यात्रा कैसी थी, हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं ओल्ड सिटीज़ के बारे में। कॉइन्स यानी कि सिक्के, वेल्थ वॉज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइन, सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता था। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्हें हज़ारों सिक्के मिले हैं जो इसी टाइम से बिलोंग करते हैं। द अर्लीस्ट कॉइन्स वर पंच मार्क्ड कॉइन्स इन यूज़ फॉर अबाउट 500 ईयर्स। सबसे पहले आहत सिक्के इस्तेमाल होते थे लगभग 500 साल पहले। वॉट आर पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स, आहत सिक्के होते क्या हैं? शेप जनरली इनकी होती है रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और राउंड, यानी कि या तो रेक्टेंगल शेप के होंगे इस तरीके के, या फिर ये स्क्वायर शेप होंगे, चारों साइड इक्वल होंगी, या फिर ये सर्कुलर होंगे। इस शेप के ये सिक्के बनाए जाते थे। दो तरीके थे इन्हें बनाने के, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट इज आइदर कट आउट अ मेटल शीट, यानी कि मेटल की, धातु की एक लंबी सी शीट होती है, उसमें से इन्हें काट दिया जाता था, है ना, रेक्टेंगल शेप में या फिर स्क्वायर शेप में। दूसरा तरीका क्या था? अ स्मॉल मेटल पीस इज टेकन एंड देन फ्लैटन, यानी कि मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा लेते थे धातु का और फिर उसे चपटा कर लेते थे, तो उससे क्या होता था, हमें सर्कुलर शेप के, स्फेरिकल शेप के कॉइन्स मिल जाते थे। द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड, इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? किसी ठोस सरफेस पे किसी चीज़ के द्वारा लिखना, राइट, ताकि वो ज़्यादा समय तक चले। बट इन कॉइन्स पर इंस्क्रिप्शन नहीं किया जाता था, इन पर लिखा नहीं जाता था। देवर स्टैम्प्ड विद सिंबल यूजिंग डाइज और पंचेस। चांदी या सोने के ये जो सिक्के बने होते थे, इन पे विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाया जाता था। जैसे आहत का मतलब क्या होता है? जब आपको चोट लगती है तब आप आहत हो जाते हो, राइट। तो सेम वे स्टैम्प जैसे हम अभी यूज़ करते हैं, हम क्या करते थे, इन चांदी या सोनों के सिक्कों पे कोई स्टैम्प जैसी चीज़ होती होगी जो हम इन पे आहत करते थे, इन पे मारते थे, इन पे चोट करते थे, और क्या होता था, इन पे वो सिंबल जो भी उस स्टैम्प पे बना होता था वो इन पे प्रिंट हो जाता था। नेक्स्ट इज सी दिस इमेज, यहाँ पे एक अकाउंट दिया है कि उस समय कुछ लोग थे वो तो अब सिक्कों के बदले चीज़ों को लिया करते थे और दिया करते थे, लेकिन बाकी लोग क्या करते थे? जो लोग समुद्र के किनारे रहते थे वे चीज़ों को नमक के बदले खरीद लेते थे। वो लोगों को नमक देते थे, बदले में वो उनसे चीज़ें ले लेते थे, गुड्स और सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लेते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कॉइन सिस्टम नहीं बिलीव करते थे, तो वो बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती है, यानी चीज़ों के आपस में एक्सचेंज लोग कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे मनी यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट सिटी विद मैनी फंक्शन, नगर एक होता था लेकिन वहाँ पे अनेक गतिविधियाँ होती थी, इसलिए जो नगर होता था वो गतिविधियों का केंद्र होता था। वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ रीज़न, कई बार एक ही नगर कई कारणों की वजह से खास बन जाता था। फॉर एग्जाम्पल आपका जो मथुरा है वो,
मथुरा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। लगभग 2500 साल से भी ज़्यादा समय से मथुरा एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। वाई वॉज मथुरा सो इम्पॉर्टेंट? मथुरा इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इतना खास क्यों है? फर्स्ट इज लोकेशन ऑफ मथुरा. Mathura was located at the crossroad of two major routes of travel and trade. मथुरा की लोकेशन ऐसी जगह थी जहाँ पे यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्ते स्थित थे. फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ. पहला रास्ता था जो उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर था और दूसरा रास्ता था उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला. तो ये दो रास्ते थे, यहाँ से लोग यातायात करते थे, आते जाते थे. दूसरी बात है व्यापार करते थे. इसलिए जो मथुरा की लोकेशन थी उसने इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाया. नेक्स्ट वॉज हेयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी एंड सेवरल स्ट्रीम्स. यहाँ पे शहर के चारों ओर किलेबंदी थी और इसमें अनेक मंदिर थे. नेक्स्ट इज फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरिया प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी. जो आसपास के किसान थे या पशुपालक थे वह शहरों में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे. तो इसलिए भी मथुरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. स्कल्पचर्स यानी मूर्तिकला. मथुरा में मूर्तिकला भी होती थी. मथुरा वॉज ऑल्सो अ सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर्स व प्रोड्यूस. मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का भी एक केंद्र था. नेक्स्ट, इट वॉज कैपिटल. अराउंड 2000 ईयर्स एगो मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुशान्स. लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बना. नेक्स्ट इज रिलीजियस सेंटर. मथुरा वॉज ऑल्सो अ रिलीजियस सेंटर. मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है. वाई? बिकॉज देयर वर बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड जैन शिरीन. यहाँ पे बौद्ध विहार भी थे और जैन मंदिर भी थे. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्ण. और कृष्ण भक्ति का भी एक ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था. इतनी सारी स्पेशल चीज़ें एक ही जगह पे थी, इस वजह से मथुरा वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. Inscriptions. Several inscriptions on surface such as stone slabs and statues have been found in Mathura. मथुरा में जो हमें मूर्तियाँ मिली हैं या जो हमें बड़े बड़े शिलाखंड मिले हैं उन पे अनेक अभिलेख लिखे हुए हैं. दीज आर जनरली शॉर्ट इंस्क्रिप्शन. ये आमतौर पर बहुत ही छोटे छोटे अभिलेख हैं. रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स मेड बाय मैन एंड समटाइम्स वुमेन टू मोनार्चीज एंड श्रिंस. जैन मंदिरों में जो लोगों ने दान दिया या बौद्ध विहारों में जो लोगों ने दान दिया, चीज़ें बनवाई, तो वहाँ पे क्या होता था, दीवारों पे अभिलेख लिखे हैं कि ये चीज़ इन्होंने दान करी है. तो लोगों के नाम और उन्होंने क्या दान किया ये चीज़ लिखी गई हैं. जो स्त्री या पुरुष द्वारा मठों या मंदिरों के लिए दान दिया जाता था उनका उल्लेख इन छोटे छोटे अभिलेखों में मिलता है. तो जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि अभिलेख लिखे हुए हैं कि इस इंसान ने ये बनवाया है, इस इंसान ने ये विहार बनवाया है. इस तरीके के भी चीज़ें हमें मथुरा में मिली हैं. These gifts were made by kings, queens, officers, merchants and craftspersons who lived in the city. प्राय क्या होता था, जो मंदिर और मठों में दान होता था वह शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी या शिल्पकार द्वारा दिया जाता था. क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन. शिल्प और शिल्पकार. देयर इज आर्कोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स. जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं वहाँ पे हमें बहुत अच्छे शिल्पों के नमूने मिले हैं. क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन. शिल्प तथा शिल्पकार. देयर इज आर्कोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स. हमें बहुत ज़्यादा शिल्पों के अवशेष मिले हैं. दीज इंक्लूड्स एक्सट्रीमली फाइन पोट्री कॉल्ड नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW. यहाँ पे हमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है. वाई दिस नेम? ये नाम क्यों दिया गया है? बिकॉज इट इज़ जनरली फाउंड इन द नदर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. ये मोस्टली आपको कहाँ मिलेंगे? उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं और ये काले रंग के होते हैं और इनमें खास चमक होती है, इसलिए इन्हें कहा गया है नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. सब कॉन्टिनेंट जो वर्ड बार बार आ रहा है उसका मतलब है एशिया का वो पार्ट जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश आता है जनरली. नेक्स्ट, NBPW. जनरली ये हार्ड होते थे, कठोर होते थे, व्हील मेड होते थे यानी कि व्हील पे, चक्के पे इन्हें बनाया जाता था. मेटेलिक लुक होते थे, धातु जैसे दिखते थे और इनके ऊपर एक शाइनी परत होती थी. ब्लैक कलर का सरफेस होता था और एक शाइनी परत होती थी. द पॉटर यूज्ड टू एक्सपोज द अर्थनवेयर टू वेरी हाई टेम्परेचर इन
दिस स्किन दिस रिजल्टेड इन ब्लैकिंग ऑफ इट्स आउटर सरफेस। जो व्यक्ति होते थे वो इसे इतने गर्म तापमान पर पकाते थे कि बाहर की जो सतह होती थी वो बिल्कुल काली पड़ जाती थी। A fine black slip was also applied on this which gave the pottery a mirror like shine। इसके ऊपर एक पानी का घोल भी लगाया जाता था जिससे बाहरी परत है वो अच्छी और चमकदार हो जाती थी, बिल्कुल शीशे की तरह। आर्कोलॉजिकल एविडेंस फॉर मैनी क्राफ्ट्स में नॉट हैव सर्वाइव्ड। कुछ शिल्प हैं जिनके अवशेष हमें नहीं मिले हैं। टेक्स्ट टेल अस दैट मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ वाज इम्पॉर्टेंट। ग्रंथों से हमें पता चला है कि उस समय कपड़ों का भी उत्पादन बहुत होता था, लेकिन हमें उसके एविडेंस नहीं मिले हैं क्योंकि कपड़ा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम समय में डैमेज हो जाता है। देयर आर फेमस सेंटर्स लाइक वाराणसी इन द नॉर्थ एंड मदुरई इन द साउथ। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई भी इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। बोथ मैन एंड वुमेन वर्कड इन दीज सेंटर। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों ही काम करते थे। नेक्स्ट इज शेरनी। मैनी क्राफ्ट्स पर्सन एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन नोन एज शेरनी। अनेक शिल्पकार और जो व्यापारी थे उन्होंने अपने अपने अलग संघ बना लिए थे जिन्हें शेरनी कहते हैं। दी शेरिन ऑफ क्राफ्ट पर्सन, जो शिल्पकार थे जो उन्होंने शेरनी बनाई थी उसका काम क्या था? प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फिनिश्ड गुड्स। यानी कि पहले तो लोगों को प्रशिक्षण देना ताकि वो क्राफ्ट तैयार कर सकें, फिर कच्चा माल उन्हें उपलब्ध कराना ताकि वो चीज़ों को तैयार कर सकें, और फिर तैयार हुए माल का वितरण करना। तो ये काम था उन श्रेणी का जो शिल्पकारों ने बनाई थी। दूसरी श्रेणी थी जिसको बनाया था मर्चेंट्स ने, यानी कि व्यापारियों ने। द श्रेणी ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज्ड द ट्रेड। वहीं जो व्यापारी होते थे उनकी जो श्रेणी होती थी उसका काम क्या होता था? इट सर्व्ड एज बैंक। ये बैंकों की तरह काम करती थी। वेयर रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिट देयर मनी। जहाँ पे धनी लोग होते थे वे अपना पैसा जमा कराते थे। एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वॉज रिटर्न। इस धन के निवेश के बाद जो लाभ होता था उसका छोटा सा हिस्सा उन्हें दे दिया जाता था, वापस लौटाया जाता था, या फिर जो भी प्रॉफिट होता था उसको इस्तेमाल किया जाता था और दान किया जाता था रिलीजियस इंस्टीट्यूट में, यानी कि धार्मिक संस्थानों और मठों को दान दिया जाता था। नेक्स्ट इज स्पिनिंग एंड वीविंग डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे एनसीईआरटी में एक और हमें बड़ा सा पिक दिखाई देता है जो स्पिनिंग और वीविंग का डिस्क्रिप्शन बताता है हमें। इसकी एक्सप्लेनेशन है अर्थशास्त्र, जो कि बुक लिखी थी कौटिल्य ने, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक थी और उस टाइम कपड़े बनाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क था, इसलिए सूत काटने और बुनने के जो नियम है उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन आपको अर्थशास्त्र में मिलेगा। पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कटाई और बुनाई की जाती थी। यह काम विधवाओं, अक्षम, सक्षम महिलाओं, वृद्धाओं और अवकाश प्राप्त दासियों द्वारा करवाया जाता था। इस काम के गुणवत्ता के आधार पर उन्हें पैसे दिए जाते थे। अगर निरीक्षक उनके साथ गलत व्यवहार करता था तो उसे भी सज़ा मिलती थी, और अगर औरत अपने काम को सही ढंग से नहीं करती थी तो या तो उसे जुर्माना देना पड़ता था या उसका अंगूठा काट दिया जाता था। तो जैसा कि इस पैराग्राफ में लिखा है कि प्रॉपर देख रेख में क्या होता था कि लोग धागा बनाते थे और फिर उन धागों से कपड़े बनाते थे। ये काम करवाया जाता था जो भी नगर की विधवा औरतें हैं, बूढ़ी औरतें हैं, या ऐसी औरतें हैं जो अवकाश प्राप्त हैं, यानी कि दासियां हैं जो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं, या अक्षम है यानी कि दिव्यांग औरतें हैं, उनसे ये काम करवाए जाते थे। जितना उनका मटेरियल बढ़िया बनता था उसके अकॉर्डिंग उन्हें पे किया जाता था। और ये भी चेक किया जाता था कि जो इन्विजिलेटर है जो चेक कर रहा है कि ये काम ठीक से कर रही है या नहीं कर रही है, कहीं वो उन औरतों को परेशान तो नहीं कर रहा। अगर वो कर रहा होता था तो उसे भी बहुत बड़ी सज़ा दी जाती थी, और अगर ये औरतें अपना काम सही से नहीं कर रही होती थी तो इन्हें जुर्माना देना पड़ता था और कई बार इनका अंगूठा भी काट दिया जाता था। नेक्स्ट इज अरिकामेडू। अरिकामेडू इन पौंडीचेरी। जो अरिकामेडू है ये पौंडीचेरी में है। बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स एगो, लगभग 2200 से 1900 साल पहले, आर्कामेडू वॉज अ कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अपलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड। यह समुद्र के पास का इलाका था जहाँ जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। Finds in Arikamedu, a massive brick structure which may have been a warehouse। हमें क्या मिला है अरिकामेडू में? यहाँ पर एक ईंटों से बना हुआ ढांचा मिला है जो शायद गोदाम रहा होगा। Pottery from the Mediterranean region such as
यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एनफोरा जैसे पात्र मिले हैं। एनफोरा क्या है, ये आपको इमेज दिखाई दे रही है। एनफोरा होता है डबल हैंडेड जार, यानी कि एक लंबा सा जार होता है जिसके दोनों तरफ हत्थे होते हैं। दैट कंटेन लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल, जिसमें तरल पदार्थों को यानी कि लिक्विड्स को रखा जाता है, जैसे आपका शराब या तेल, ऐसी चीज़ों को रखा जाता है। नेक्स्ट इज स्टैम्प्ड रेड ग्लेज पॉटरी कॉल्ड एरेटाइन वेयर। यहाँ पे एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं, जिसका आपको इमेज दिखाया गया है। Aretype ware was named after a city in Italy. It was made by pressing wet clay into a stamped mound. इटली के एक शहर के नाम पर इसका नाम एरेटाइन पात्र रखा गया है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है, यानी कि गीली चिकनी मिट्टी होती है, उसे एक सांचे में डालते हैं और फिर इस तरीके का बर्तन बन जाता है, जिसके ऊपर बहुत सारी आपको दिखाई देंगी ड्राइंग्स। Another kind of pottery which was made locally through Roman designs were used. ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, लेकिन ये बनाए यहीं पे गए थे। रोमन लैम्प्स, ग्लास वेयर एंड जेम्स, यहाँ पे रोमन लैम्प मिले हैं, शीशे के बर्तन मिले हैं और बहुत सारे रत्न भी मिले हैं। स्मॉल टैंक्स विच वर प्रोबेबली डाइंग वैट्स यूज टू डाई क्लोथ्स, यहाँ पे छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। ज़रूर यहाँ पे कपड़ों की रंगाई की जाती होगी। लॉट्स ऑफ एविडेंस ऑफ मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन एंड ग्लास, यहाँ पर शीशे और कुछ बहुमूल्य पत्थरों से बने हुए मोती भी मिले हैं। मीनवाइल एल्सवेयर, इसी समय दूसरी जगह पे क्या हो रहा था, रोम वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन यूरोप, रोम जो कि यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। डेवलपमेंट अराउंड द सेम टाइम एज द सिटीज इन द गंगा वैली, इसका विकास लगभग तभी हुआ था जब गंगा के मैदान में शहर बसने शुरू हुए थे। रोम वॉज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर, रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। द एम्पायर स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया, यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया तक फैला हुआ साम्राज्य था। अगस्तस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्परर, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था, उसका नाम था अगस्तस। ही रूल्ड अबाउट 2000 ईयर्स एगो, उसने करीब 2000 सालों तक यहाँ पे शासन किया था रोम पर। He said that he found Rome a city of brick and made it into a city of marble. तो अगस्तस राजा ने कहा कि रोम ईंटों का बना शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। इसका मतलब है पहले ये कम खूबसूरत था और मेरे आने के बाद ये और खूबसूरत हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे इतना निर्माण कराया है। ही एंड लेटर रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स एंड पैलेसेस, अगस्तस और उसके बाद के जो शासक आए उन्होंने कई मंदिरों और महलों का निर्माण करवाया। ह्यूज एम्फी theater, open areas surrounded by tiers of seats, here citizen could watch all kinds of shows. यहाँ पे क्या हुआ, बड़े बड़े रंगमंच बनवाए गए जिन्हें एम्फी थिएटर कहते हैं। चारों तरफ दर्शकों को बैठने के लिए बहुत सारी जगह होती है, लेकिन यहाँ पर छत नहीं होती है, तो इस तरह का भी कंस्ट्रक्शन रोम में उस समय करवाया गया। पब्लिक बाथ्स विद सेपरेट टाइमिंग फॉर मैन एंड वुमेन, यहाँ पे स्नान गृह भी बनवाए गए जहाँ पे स्त्रियों और पुरुषों के नहाने का समय अलग अलग निर्धारित था। हेयर पीपल मीट एंड रिलैक्स, यहाँ पे लोग मिलते थे और आराम करते थे। ह्यूज एक्वेडक्ट्स वर बिल्ट टू ब्रिंग वाटर टू द सिटी, बड़े बड़े एक्वाडक्ट का निर्माण किया गया ताकि शहरों में पानी आ सके। एक्वाडक्ट्स आर चैनल्स टू सप्लाई वाटर, ये स्नान गृह या फव्वारों के लिए पानी प्रोवाइड करते थे। दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।